ध्यान देना, हम लोग गोलीय दर्पण उस दिन पढ़ लिए थे, ठीक है। दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। इसका नाम भी हम लोग दूसरा देख लेते हैं, अभिसारी दर्पण और अपसारी दर्पण। अभिसारी क्यों? क्योंकि समांतर आने, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता था, एक बिंदु पर केंद्रित करता था। ये मुख्य अक्ष से आने वाले प्रकाश की किरणों को अपसारित, प्रसारित करता था, है ना, फैला देता था, इसलिए इसको हम लोग अपसारी बोलते हैं। ये सारी चीजें पढ़ लेते हैं। हम बोले थे ये सारी चीज का परिभाषा भी बता दिए थे आपको, प्रिंसिपल एक्सिस, ध्रुव क्या होता है ना, मुख्य फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सारी चीज बता दिए थे। बोले थे अगले क्लास में लिखवाएंगे बढ़िया से, है ना, एक एक करके। तो एक एक करके आप लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। सबसे पहले आप हेडिंग डालो पोल, हेडिंग करना बेटा पोल, मीन्स ध्रुव। क्या लिखेंगे? परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु। क्या बेटा? परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु, है ना। ऐसे शॉर्ट में लिखते चलो, बस समझना ही तो है। परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु। अगर हम फिगर में बात करें तो फिगर में आप देख पा रहे हो परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु क्या है? P। यहाँ भी क्या है? P। तो ऐसे यहाँ पर लिख सकते हो, क्या? P हो गया। दर्पण का ध्रुव कहलाता है, ठीक है बेटा। ओके, दूसरा देख लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर देख लीजिए, C क्या होता है ना। ओके, तो आप हेडिंग बनाइए दूसरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मीन्स इसको बोलते हैं बेटा वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके, ये क्या होता है? तो हम बोलेंगे जो हमारा गोलीय दर्पण होता है, जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। बात समझ आ रही? याद रखना कि गोला होगा, बंद होगा। बात समझ आ रही है? बीच में एक बिंदु हो। क्लियर? तो यहां पर लिख देंगे दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग है उसके केंद्र को, उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? केंद्र कहते हैं। बात समझ में आ गया? अगर हम फिगर में देखें तो आप सब देख पा रहे हो कि जो हमारा दर्पण है बेटा, बात समझ आ रही? ये इस गोले का कटा हुआ भाग था और इसका केंद्र कहाँ है? यहाँ पर, जिसको हमने C से लिखा है। बात समझ में आ रही? कैपिटल C वहां लिख देंगे। C क्या है बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है, जब मैं लिखूं तब आप लोग भी लिखते चलो। क्लियर? अगर हम और देखना चाहें इसमें तो अब हम लोग देख लेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या देख लेंगे? ओके, तो लिखेंगे यहाँ पर, हेडिंग बनाना रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या ये क्या होता है बेटा? यहां से यही आप क्या करो, कॉपी कर लो, तो लिखेंगे बेटा दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके त्रिज्या को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं।
ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे उसके त्रिज्या को, दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब ध्यान देना बेटा, त्रिज्या कैसे किसी गोले की त्रिज्या क्या होती है? केंद्र से पृष्ठ को मिलाने वाली रेखा, यही तो होगा, जो गोलीय पृष्ठ है उसको केंद्र से मिलाने वाली रेखा। तो यहाँ पर देखना, केंद्र ये है और गोलीय पृष्ठ ये है ना, ऐसे है। तो सी से पी को मिलाने वाली रेखा क्या हो जाएगी? वक्रता त्रिज्या हो जाएगी, है ना। अगर यहाँ कोई बिंदु होगा, यहाँ से मिलाते वो भी होता। क्लियर? कुल मिला के केंद्र से दर्पण को मिलाने वाली जो रेखा होगी वही क्या हो जाएगी? वक्रता त्रिज्या। यहाँ पे क्या है? तो सीपी, सीपी क्या है बेटा? वक्रता त्रिज्या, सीपी। ठीक है, बात समझ में आई? इसी को हम लोग कैपिटल आर से लिख देते हैं। क्लियर है? ओके, आगे देखिए। अब अगर आपको सी पता है वक्रता केंद्र और पी पता है तो आप प्रिंसिपल एक्सिस बता सकते हो, है ना। तो खुशी ध्यान देना बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस मीन्स मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है? तो हम बताएंगे दर्पण के ध्रुव से उसके वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा दर्पण का अक्ष कहलाते, मुख्य अक्ष कहलाते। तो दर्पण का ध्रुव ये हो गया P और दर्पण का वक्रता केंद्र क्या हो गया C। इन दोनों को मिलाने वाली लाइन आपको दिख रही है येलो कलर की, इसमें भी वही P और C को मिलाने वाली लाइन, उसी को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र, इसको बेटा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा बात समझ आ रही है? दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। लिख लेना, दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। ये सब एकदम माइंड में सेट होना चाहिए आपके, तभी डेरिवेशन अच्छे से कर पाओगे। बात समझ आ रही? उस समय हमको ये सब न याद करना रहे कौन क्या है, सारा इंट्रोडक्शन आपके दिमाग में आज ही सेट हो जाना चाहिए। फिर उस समय हम लोग अलग कैलकुलेशन पे ध्यान देंगे, इन सब चीज़ों पे नहीं। तो प्रिंसिपल एक्सिस भी आप जान गए कि मुख्य अक्ष क्या होता है। बात समझ आ रही है? तो और क्या बचता है इसमें? दर्पण का द्वारक देख लेते हैं। बात समझ में आ रही है? चलो यहाँ पर लिखेंगे एपरेचर एपर्चर ऑफ मिरर। दर्पण का द्वारक, इसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। बात समझ में आ रही है? एपर्चर ऑफ मिरर, दर्पण का द्वारक। ये देख लीजिए क्या होता है। तो मैंने आपको सिखाया है कि दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है बेटा, बात समझ में आ रही है? उसके व्यास को, उसके डाया को, यहाँ पर भी एम डैश आपको दिख रहा है ना, उसका व्यास, दर्पण के जो परावर्तक पृष्ठ का व्यास, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? दर्पण का द्वारक। तो लिख देंगे यहाँ पर दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का व्यास। दर्पण का द्वारक कहलाता है। बात समझ में आ रही? और आप सब जानते हो फिगर में एम डैश क्या है बेटा? दर्पण का द्वारक।
कॉन्सेप्ट क्लियर। अब अगर आप दर्पण का द्वारक जानते हो, अब क्या बचा है इसमें, मुख्य फोकस। चलो मुख्य फोकस आपको बता देते हैं क्या होता है। तो आप हेडिंग बनाओगे यहाँ पर, प्रिंसिपल फोकस, यानी कि मुख्य फोकस। चलो ये हेडिंग बनाना बेटा। मुख्य फोकस क्या होता है, बहुत ही आसान है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें। बात समझ आ रही है। दर्पण के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, ये तो हो गया अवतल दर्पण, या फिर जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, हो गया उत्तल दर्पण। उन बिंदुओं को दर्पण का हम लोग मुख्य फोकस है। बात समझ आ रही है। तो लिख लीजिए क्या, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, किसके पश्चात बेटा, टकराएगी दर्पण से, उसके पश्चात, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं, ब्रैकेट में लिख लेना बेटा, क्या, अवतल दर्पण में। किसमें बेटा, तो ये बात हो रही है अवतल चलो अवतल दर्पण में। हाँ, तो यहाँ पर लैंग्वेज समझना, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं, अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, ये किसमें बेटा, उत्तल दर्पण में। किसमें होगा, आती हुई प्रतीत होती है, उसे का मतलब उस बिंदु को है ना, उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। क्या बोलेंगे, और आप देख पा रहे हो फिगर में एफ है, क्या है बेटा, कैपिटल एफ। ध्यान से देखना फिगर। देखो अगर हम अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, चाहे जितनी प्रकाश की किरण आएंगी, उस सब की सब परावर्तन के पश्चात उसी बिंदु से होकर जाएंगे मुख्य अक्ष के। बात समझ में आ रही है। और उस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे, मुख्य फोकस। अब यहाँ पर किरणें वास्तव में मिलती हैं, इसलिए इसको वास्तविक फोकस बोलते हैं। देखो मैंने लिखा है रियल फोकस। बात समझ आ रही है। उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में देखते हैं तो आप देखना समांतर आने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात उधर की ओर चली जा रही है। अब अगर हम इधर से देखें तो हमको लग रहा है कि उस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। बात समझ आ रही है। मुख्य अक्ष के इस बिंदु से, एफ बिंदु से आती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है, महसूस हो रहा है। उस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। और ये आभास हो रहा है आपको कि उस बिंदु से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, इसलिए इसको हम लोग आभासी फोकस बोलते हैं, यानी कि वर्चुअल फोकस। बताओ ये बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत, ठीक है। तो एक चीज और देख लीजिए, क्या, प्रिंसिपल फोकस के बाद लिखना फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का मतलब बेटा फोकस दूरी।
ये फोकल लेंथ क्या होती है तो बता देंगे, दर्पण के ध्रुव से, कहाँ से बेटा, यानी पी से, दर्पण के मुख्य फोकस तक की दूरी यानी एफ तक की दूरी दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर लिखेंगे अरे दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। क्या बेटा, फोकस दूरी। हम वहां बना दे रहे हैं फिगर में, इसको बेटा स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं फोकल लेंथ। किससे? अगर हम फिगर में बात करें तो यहाँ से यहाँ, ये फोकस आपको दिख रहा है, तो यहाँ से ध्रुव तक की दूरी, ध्यान देना, एक तो ये हो गया फोकस और ये हो गया आपका ध्रुव। क्या हो गया बेटा? ध्रुव। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फोकस। कॉन्सेप्ट क्लियर है? स्मॉल है, फोकस दूरी बोलेंगे। एक चीज़ और, ऐसे अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हो गया फोकस, ठीक है, और ये हो गया आपका ध्रुव, ये भी ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है बेटा, ये क्या हो जाएगा? फोकस फोकल। ऐसे अगर वक्रता त्रिज्या आपसे कोई पूछेगा तो P से C तक की दूरी, कहाँ से? बिल्कुल सही, ये ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस ऑफ कर्वेचर R, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी, तो ध्रुव तो यही है ना, और वक्रता केंद्र है, तो ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर R। क्लियर? यहाँ तक सारी चीज़ें आप जान ली। एक चीज़ बचता है बेटा, फोकल प्लेन, फोकल तल। फोकस तल होता क्या है? मुख्य अक्ष के लंबवत, ये मुख्य अक्ष है, इसके लंबवत बिंदु F से होकर जाने वाले तल को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? फोकस तल। बात समझ में आ रही है? यानी कोई ऐसा प्लेन होगा, ऐसा कोई तल होगा जो कि दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाएगा। बात समझ में आ रही है? शर्त क्या है कि वो मुख्य अक्ष के साथ 90 डिग्री का कोण बना, यानी कि लंबवत हो, बस। क्लियर? तो लिख दे कहीं, चलो इसको भी इसी में कहीं लिख दीजिए एक लाइन में। चलो ये आपको काम लगेगा। फोकस तल बोलेंगे दर्पण के मुख्य फोकस, कहाँ से बेटा? दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाला वह तल जो मुख्य अक्ष के लंबवत, क्या हो बेटा? लंबवत
हो। ये लीजिए, क्लियर? मुझे लगता है आप सारी चीज़ें जान ली। कोई अगर डाउट हो तो बताओ। नहीं ना? लास्ट वाला ध्यान देना थोड़ा कि यहाँ से एक कोई ऐसे प्लेन होगा, बात समझ में आ रही है? वो एफ से होकर ऐसे जाएगा, क्लियर? अब आप देख पा रहे हो कि ये मुख्य अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा है, 90 डिग्री का बनाएगा। बस ऐसे यहाँ से ऊपर जाएगा और ये वाला यहाँ से ऊपर जाएगा। बात समझ में आ रही है? बस, कोई डाउट? एक चीज़ समझना बहुत जरूरी, यहाँ तक लिख लेना पूरा, अगर नहीं लिख पाए तो लिख लो। आप लोग 10th में जब भी डेरिवेशन किए होंगे, कोई भी सूत्र प्राप्त किए होंगे, चाहे दर्पण से रिलेटेड रहा हो चाहे लेंस से रिलेटेड रहा हो, उसमें आपने एक सेंटेंस जरूर लिखा होगा कि यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो। बात समझ आ रही है? क्यों लिखते थे मुझे बताओ? क्या चीज? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। असल में चाहे आप 10th में किए डेरिवेशन, चाहे आप 12th में डेरिवेशन करोगे प्रकाशिकी में, जितने भी फार्मूले प्राप्त करोगे, सभी के सभी फार्मूले केवल और केवल छोटे दर्पण के द्वारक के लिए ही सत्य ही होंगे। अगर कोई बड़ा मिरर है उसके लिए फार्मूला काम नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? उसके लिए दूसरा फार्मूला काम करेगा, वो भी मैं बताऊंगा। बात समझ में आ रही है? और लॉजिक समझिएगा, कहने का मतलब है कि दो किरणों को आप समझिए कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी करके। एक को तो हम लोग बोलते हैं उपाक्षीय किरण। क्या बोलते हैं बेटा? हाँ, यानी कि पराक्सियल रे। इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा उपाक्षीय किरण। बहुत ध्यान से समझना। क्योंकि पूरा प्रकाश की ही इसी पर है। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो उपाक्षीय किरण क्या होता है ध्यान देना अंकित। वह प्रकाश की किरणें जो मुख्य अक्ष के बहुत समीप से होकर जाती है। बात समझ में आ रही है? उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उपाक्षीय किरण बोलते हैं। तो आप ऐसे लिख लीजिए अभी के लिए, वह प्रकाश किरणें जो मुख्य अक्ष किसके बेटा के समीप से होकर जाती है। इनको क्या बोलेंगे बेटा आज से? पराक्सियल रे, यानी कि उपाक्षीय किरण। और दूसरा देखिए, दूसरे को हम लोग बोलते हैं मार्जिनल रे। मार्जिनल रेज, इसको बोलते हैं बेटा सीमांत किरण। क्या बोलते हैं? अच्छा, ये क्या होता है? वह प्रकाश किरणें जो मुख्य अक्ष के दूर से होकर गुजरते हैं या दूर से होकर जाती हैं, उनको हम लोग मार्जिनल रेज बोलते हैं, यानी कि सीमांत किरणें बोलते हैं। ठीक है ना? उपाक्षीय किरणें और सीमांत, ये हो गया। अच्छा, फिगर से अगर आपको समझाएं तो ध्यान देना। ये मान लीजिए कोई मिरर है। अब ये कौन सा मिरर है बेटा? कॉनकेव। कौन सा? कॉनकेव। आप बताना बेटा। ये मिरर है ही नहीं बेटा, है ना? क्यों नहीं है? अभी कलैया पॉलिश, अभी तो ये पारदर्शी हो गया है ना, एक पारदर्शी माध्यम है, तो इस पर कलैया पॉलिश करिए। अब जब उभरे हुए तल पर कलैया पॉलिश किए तो दबा हुआ तल परावर्तक हो गया। तो अब बताओ कौन सा ये मिरर है?
कौन सा? सर हम नहीं आए थे। क्यों नहीं आई थी? अच्छा हम घर नहीं गए थे पढ़ाने इसको। बताओ ओम प्रकाश। अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर है ना। याद रखो केव का मतलब क्या होता है? गुफा ही तो होता है। तो जब दबा हुआ तल क्या हो? परावर्तक हो, तो याद रखना कॉनकेव। क्लियर? और जब उभरा हुआ तल परावर्तक हो तो कॉन्वेक्स। ठीक है, तो ये अवतल दर्पण हो गया। कोई भी दर्पण ले लो, उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, अब इसके मुख्य अक्ष की बात करें तो आप बोलोगे सर ऐसे खींच दीजिए सी और पी को मिलाने वाली रेखा, यही तो होगा। हाँ, पहले सी और पी को भी ढूंढ लेंगे। ये मान लीजिए क्या है बेटा? पी। और ये क्या है? ऐसे गोला बनेगा तो यहाँ कहीं आएगा सी। तो सी और पी को मिलाने वाली ये लाइन हो गई। इसको हम लोग बोल देंगे मुख्य अक्ष। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब मैंने कहा है जो किरण मुख्य अक्ष के समीप से होकर जाएगी। चलो खींच दे रहे हैं एक दो किरण। मान लीजिए ये किरण है जो मुख्य अक्ष के बहुत समीप से होकर जाती है। ये हो गया, ये हो गया इधर से, ठीक है। बात समझ में आ रही है? इन किरणों को आप क्या बोलेंगे? इन किरणों को आप उपाक्षीय किरण बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? अब मान लीजिए कोई और किरण है जो मुख्य अक्ष के बहुत दूर से होकर जाती है। बिल्कुल सही। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सीमांत किरण। सबका नामकरण कर दीजिए भैया। हाँ, अरे कोई बात नहीं है, इन दोनों को क्या बोल देंगे? और इन दोनों को क्या बोलेंगे बेटा? उपाक्षीय किरण यानी कि पराक्षीय। जितने भी आप फार्मूले प्राप्त करोगे वो सब किसके लिए सत्य होंगे? पराक्षीय रेस के लिए। उपाक्षीय किरण के लिए ही सत्य होंगे। बात समझ में आ रही है? उपाक्षीय किरण का मतलब अगर कोई बड़ा बड़ा दर्पण भी है तो उपाक्षीय किरण हो यानी कि मुख्य अक्ष के समीप से होकर प्रकाश की किरण जा रही है, तो इसके लिए आपके फार्मूले क्या होंगे? सही, क्योंकि यही लगा के आप प्रूफ ही करते हो, है ना। ये दर्पण का द्वारक छोटा हो। अच्छा, दर्पण के द्वारक छोटा होने से होगा क्या? ये m और m डैश, यहाँ पे मान लीजिए m है और ये क्या है? m डैश है। ये दोनों बहुत पास पास होंगे। बात समझ में आ रही है? ये ऐसे हो जाएगा। क्लियर? अब अगर ऐसे हो गया तो मुख्य अक्ष कहाँ होगा? यही इसका मुख्य अक्ष होगा। अब कहीं से भी किरण ले जाओगे उसके पास से होकर जाएगा ही। बात समझ में आ रही है? ये किरण ऐसे जाएगी यहाँ से, यहाँ से। अब देखो मुख्य अक्ष के समीप से होकर जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो जब दर्पण का द्वारक छोटा होता है तो सभी किरणों को हम लोग क्या बोल देते हैं? उपाक्षीय किरण बोल देते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो इस दशा में हमारा फार्मूला सही होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई डाउट? इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? डेरिवेशन करते समय लिखेंगे यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो। छोटा होगा तो आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि हम लोग उपाक्षीय किरण के लिए डेरिवेशन करने वाले हैं। उपाक्षीय किरण का मतलब मुख्य अक्ष के समीप से होकर जाए। दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो उसका जो द्वारक है वही पी के उसके पास आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? मुख्य अक्ष के, तो वहां से किरण जो जाएगी वो समीप से होकर जाएगी। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई डाउट? कैसे बेटा? बड़ा होगा तो उसके लिए मैं कॉन्सेप्ट आप थ्योरी करके फार्मूला बता दूंगा, उसका दूसरा फार्मूला होता है। ठीक है ना? आपके सिलेबस में यही है, उपाक्षीय किरण। जितने भी फार्मूले हैं सब इसी पर है। क्लियर? तो इसको बनाओ बेटा। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि हम लोग पढ़े हैं 10th में भी, आप पढ़ चुके हो, यहाँ भी पढ़ना है। हम लोग पढ़ते थे चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण,
उससे प्रतिबिंब बनने की स्थितियाँ पढ़ते थे ना, है ना। कोई एक वस्तु लेते थे, उसके किसी एक बिंदु का हम लोग प्रतिबिंब बना लेते थे, फिर उसी तरीके से मान लेते थे कि सारा समिति के कारण ऐसे सारे बिंदु मिलेंगे। क्लियर। जैसे मैं आपको एक बना के सिखाता हूँ कि आप ऐसे कोई अवतल दर्पण ले लिए। अब मान लीजिए कोई यहाँ पर क्या है, ऐसे अगर ये है तो इसका कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ आएगा ना, सी। क्लियर, यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रखा है, अब हम इसके हेड का क्या करते थे, प्रतिबिंब बनाते थे। तो हेड का बनाएंगे तो हेड से जाने वाली कोई दो किरण लेते थे, एक यहाँ समांतर जा रही, समांतर होने के पश्चात अभी लिखे हो फोकस से होकर जाएगी परावर्तन होने के पश्चात, ऐसे सही है। दूसरा हम लोग क्या करते थे, फोकस से होकर जाते थे, फिर ऐसे समांतर हो जाते थे। थोड़ा गड़बड़ बन गया है, हाँ गड़बड़ तो है भैया, क्योंकि फोकस सही नहीं, यहाँ पे कहीं काटना चाहिए है ना, तो फोकस इसका यहाँ कहीं होगा, ऐसे ये यहाँ से जाएगा और फिर तो एरो बना दे रहे हैं, इधर से जाएगा टकरा के वापस, फिर इधर से जाएगा टकरा के इधर, यहाँ कहीं काटा। अब ये जो बिंदु होता था बेटा ध्यान देना, ये बिंदु उसके हेड का है प्रतिबिंब, उसके हेड का प्रतिबिंब है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग हेड बनाते थे। अब हम लोग मान लेते थे कि पूरा प्रतिबिंब ही यहाँ बनेगा, ऐसे खींच देते थे, है ना, क्योंकि जब उसके हेड का प्रतिबिंब यहाँ बना तो उसके नीचे वाले बिंदु का प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, फिर उसके नीचे वाले बिंदु का प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। ऐसे समिति के कारण हम लोग सपोज कर लेते थे कि ऐसे ऐसे पूरा बनेगा, तो कुल मिला के ये उसका पूरा प्रतिबिंब ही बनेगा। हेड का बनाते थे, उल्टा लटका देते थे, काम खत्म हो जाता था। ठीक है, तो ये कैसे बनाते थे या कैसे हम लोग ट्रेस करते थे कि प्रतिबिंब यही बनेगा, उसका नियम है। बात समझ में आ रही है? अगर ऐसे हम स्थितियों को रटेंगे तो रटते रह जाएंगे। मैं आपको 3 जादू बताऊंगा, जादू नहीं नियम है ना, और उन तीनों जादू में से कोई 2 जादू चलाना है आपको, तीनों में से कोई 2 जो आपका मन करे किसी में भी अप्लाई करो, है ना, और प्रतिबिंब की स्थिति मिल जाएगी कि वहाँ प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर? तो प्रतिबिंब की स्थितियाँ क्या होगी, उसको ट्रेस करने का जो आप लोगों का एक्स्ट्रा लोड होता है वो ख़त्म हो जाएगा। क्लियर है? तो वो नियम क्या है उसको हम लोग करेंगे। तो आप लोग हेडिंग बनाओ बेटा, लिखो रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। फॉर spherical mirror। ये हेडिंग बनाना बेटा। लिखेंगे गोलीय दर्पणों द्वारा दर्पणों के लिए प्रतिबिंब निर्माण के नियम। प्रतिबिंब निर्माण के नियम। क्लियर? ओके, अब ध्यान देना। पहला नियम मैं फिगर से आपको समझाता हूँ, बोल दे रहा हूँ, आप लिख लेना। क्लियर है? ओके, तो पहला नियम ध्यान से देखना। ठीक है, ये कौन सा दर्पण है बेटा?
बताना। उत्तल दर्पण हो गया। अरे ठीक है, और ये कौन सा होगा? ये आपका अवतल दर्पण हो गया। दो दर्पण ले लिए, नेम एक ही होगा, अलग अलग नहीं होगा, परेशान मत रहना। दोनों में फिगर से केवल समझाऊंगा। इनका मुख्य अक्ष बना लेते हैं बेटा। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से जाने वाली लाइन जो होती है, ठीक है। ये दर्पण का हम मान लेंगे ध्रुव है P। यहाँ पे दर्पण का ध्रुव ये है P। बात समझ में आ रही? वक्रता केंद्र क्या होगा? ऐसे पूरा गोला बनाओगे तो उसका जो केंद्र होगा यहाँ कहीं आएगा C। तो P और C को मिलाने वाली रेखा है मुख्य अक्ष हो गई। ऐसे इसमें भी इसका पूरा ऐसे गोला बनाओगे तो यहाँ कहीं इसका वक्रता केंद्र C। बात समझ में आ रही? ठीक है। और यहाँ पर कहीं P और C का जो मध्य बिंदु होगा, आगे हम लोग डेरिवेशन करेंगे तो ये मिलेगा हम लोग को फार्मूला कि जो वक्रता त्रिज्या है उसका आधा दूरी पर जो बिंदु होता है वहाँ पर क्या होता है? फोकस होता है। बात समझ में आ रही है? या फिर दूरी के परिपेक्ष में बताना चाहो तो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी। क्लियर? तो यहाँ पर भी यहाँ से यहाँ तक वक्रता त्रिज्या होगी, इसकी आधी क्या होगी? फोकस दूरी। क्लियर? छोटे दर्पण के द्वारक के लिए ये भी सत्य है, हाँ, याद रखना। तो अब ध्यान देना, पहला नियम बेटा, पहला नियम आपका ये है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तित होने के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती हैं या दर्पण के मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। दोनों चीजें, उत्तल दर्पण में आती हुई प्रतीत होंगी, अवतल दर्पण में होकर जाएंगी। ओके, तो बना दीजिए ये क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर रेखा, ठीक है। और ये दर्पण से टकराएगी, टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी। बताओ, ये बात समझ में आ रही है? कोई डाउट तो नहीं है? नहीं ना? ओके, ये ऐसे जाएगी, बाईं ओर से ही डालेंगे, टकराएगी, टकराने के पश्चात ऐसे यहाँ से हो जाएगी। कहाँ से? मुख्य फोकस। और यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात आप सभी जानते हो, अब परावर्तन के पश्चात इधर की ओर मुड़ जाएगी, उधर तो जाएगी नहीं, लेकिन उसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से खींच देंगे ऐसे, हाँ, डॉटेड लाइन खींच देंगे यहाँ तक, या फिर एक काम करो, डॉटेड बाद में बना देंगे, यहाँ से यहाँ तक ऐसे खींच। ये बताना समझ में आ रहा है? ये तो उत्तल दर्पण में क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तित होने के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ये पहला नियम है बेटा, बात समझ में आ रही है? दूसरा इसी का व्युत्क्रम, क्या कि मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरण, कहाँ से बेटा? फोकस से प्रकाश जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, या फिर मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण। बात समझ में आ रही है? परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो यही चीज यहाँ पे बना दे रहे हैं। चलो ध्यान देना, पहले नियम का व्युत्क्रम दूसरा नियम है। पहला नियम हो गया, ये दूसरा नियम है।
खाली एरो बदल जाएगा, है ना, जाने की दिशा। ध्यान देना, मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरण, क्लियर। ओम इधर देखना, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये तो अवतल दर्पण में हुआ। उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर। ये हो गया दूसरा नियम, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तीसरा नियम देख लीजिए बेटा, उसको भी यही बता देते हैं। चलो ध्यान देना, इसमें क्या होने वाला है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, यानी सी से। बात समझ में आ रही है? ये वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग पर लौट आती है। इसका एक लॉजिक भी सुनिए, क्यों? क्योंकि केंद्र से जब भी आप पृष्ठ को मिलाओगे तो त्रिज्या होगी, क्या होगी? त्रिज्या होगी ना, और त्रिज्या हमेशा जो है पृष्ठ पर लंब होती है। तो लंबोत आपतित हो रही ना प्रकाश की किरण, जब लंबोत आपतित हो रही तो I 0 R भी 0, उसी पथ पर क्या होगी, वापस लौटेगी। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी, वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण, बस खत्म हो गया। मैं आपको समझा दे रहा हूं। यहाँ पर वास्तव में प्रकाश की किरण तो वहां पहुंच नहीं पाएगी। बात समझ में आ रही है? तो इसको आप थोड़ा डॉटेड कर दीजिए। ये हो क्या रहा है यहाँ, तो मुख्य, हाँ क्या नाम है, हाँ उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग पर, यही 3 नियम है बेटा। इन तीनों नियमों में से कोई 2 नियम लगाओ और प्रतिबिंब की स्थिति आपको मिल जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो ये पहला, तो दूसरा क्या है, पहले का विलोम हो गया। तीसरा केवल याद रखना, इसका भी मैंने लॉजिक बता दिया। सी से होकर जाएगी तो अविलंबोत आपतित होगी, अविलंबोत आपतित होगी तो I और R 0 होगा। बात समझ में आ रही है? यानी उसी पथ पर वापस लौट जाए। तो तीनों इसी समय याद हो गया होगा। अब आप पहला और दूसरा और तीसरा इसका लैंग्वेज भी लिख लीजिए। फटाफट लिखो, मैं बोल दे रहा हूँ, लिख लो और जाओ। बोले? हाँ, लिखो बेटा, पहला वाले में लिखो, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें। लिखो, मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें। लिख लिए? परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात लिख लिए, या तो मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। देखो, या तो मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, लिख लिए, अथवा मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। लिख लिए?
लिख ले बेटा, मुख्य फोकस से आती हुई, तो मुख्य फोकस से होकर जाएगी अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में आती हुई प्रतीत, ये आप जानते हो। दूसरा लिखना बेटा, दूसरा लिखो, मुख्य फोकस से जाने वाली, मुख्य फोकस से जाने वाली अथवा मुख्य फोकस से जाने वाली अथवा मुख्य फोकस की ओर जाने वाली, अथवा मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, देखो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। वापस उसी मार्ग क्या लिखे बेटा, मुख्य अक्ष के समांतर। तीसरा लिखना, हम समझे कि तीसरा बोल रहे हैं, लिखो, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात वापिस उसी मार्ग पर लौट जाती हैं,